हम वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में है, बहुत तकलीफ में है। अगर बीजेपी इस बार नहीं आएगा तो हम जितना मुर्शिदाबाद में बासिंदा है वो घर बाड़ी बेच के माँ बेटी बहन को लेके यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। एक बार तो बांग्लादेश से आए हैं, इस बार यहाँ से जाएंगे कहाँ जाएंगे हम लोगों को मालूम नहीं है भैया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस बार चाहे कुछ भी हो बीजेपी सरकार आकर हम लोगों को रक्षा करे। मैं तो खुद एडवोकेट हूँ। हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि ठीक से आएंगे क्या नहीं। तो बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत खराब है। कॉलेज की लॉ कॉलेज में जो छात्री का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं ममता बनर्जी। वो औरत होके औरत के नाम पे धब्बा है ममता बनर्जी, सब कुछ जानते हो। बीजेपी नहीं आया तो कौन बचाएगा हमको? तो राष्ट्रीय शासन करके हमको बचाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय शासन नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है। ये हम लोग जितना है हमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो हमको खुद परिवर्तन होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी बंगाल चुनाव यात्रा में। इस वक्त हमारी टीम मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में है। ये बहरमपुर लोकसभा है, जहाँ से एक दौर में जो सांसद हुआ करते थे वो देश के एलओपी थे लोकसभा में, यानी कि अधीर रंजन चौधरी। लेकिन गुजरात से आए यूसुफ पठान ने उनको चुनाव में पटकनी दी। वजह स्पष्ट है, डेमोग्राफी। यहाँ की डेमोग्राफी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम आबादी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि वो अपने मर्जी का जनप्रतिनिधि चुन सकती है। फिलहाल हम एक सड़क पर हैं, मेन रोड से हम आए थे और ये मेन रोड की हालत है जो आपको नज़र आ रही होगी। ये सड़क न जाने कब से बनने का इंतज़ार कर रही है। यहाँ एक चाय की दुकान है जहाँ पे कुछ लोग थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं। चुनाव का माहौल बन चुका है तो हमने कोशिश की कि यहाँ से पे लोगों से बातचीत की जाए। दीदी, आपसे ही शुरू करते हैं। पहले क्या नाम आपका? अनामिका घोष। अनामिका जी, अनाबिका या अनामिका? अनामिका। अनामिका जी, ये बताइए क्या है इस बार का माहौल चुनाव का? यहाँ तो हालांकि हमें कुछ झंडे बीजेपी के भी दिख रहे हैं, उस तरफ तृणमूल के भी दिख रहे हैं, मतलब चुनाव का माहौल चालू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, चुनाव का माहौल चालू हो चुका है। आप लोग जानकारी में है तो फिलहाल ममता बनर्जी का जो सरकार है वो तो भाता दे रही है, लकी भंडार और जुबो समाज को भाता दे रही है। तो मैं भी एक जुबो समाज में ही होकर बोल रही हूँ, हम लोगों को भाता नहीं चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। और एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी यहाँ के महिला के कोई सुनिश्चित निरापत्ता नहीं है। हम लोगों को निरापत्ता चाहिए, हम लोगों का मान सम्मान का अधिकार चाहिए, कोई भाता नहीं चाहिए भाई। हम लोगों के माने रहने के लिए हमारा जो अधिकार है वो चाहिए और हमारे नौकरी चाहिए, भाता नहीं चाहिए। और फिलहाल बंगाल की जनता लोग वो डिसाइड कर रहे हैं इस बार की निर्वाचन ममता के विसर्जन होगा। लोगों का ये कहना है कि ये जो भत्ता जब मोदी जी देते हैं या मोदी जी की पार्टी कहीं देती है तब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां देती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। जबकि भत्ता तो जन कल्याण के लिए दिया जा रहा है, तो भत्ते से समस्या क्या है? ममता दीदी के भत्ते से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भत्ते से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक तरफ ममता दीदी बोल रही है लक्की भंडार है, एक तरफ तो लक्की भंडार दे के वो 1000, 1200, 1500 दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाइए वो लक्की भंडार देकर भी लक्ष्मी का बंगाल में कोई मान सम्मान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, कोई निरापत्ता नहीं है। लक्ष्मी भंडार देके लक्ष्मी जी को यहाँ पे शोषण कर रहा है ये तृणमूल के लीडर। यही जो देखते हैं रेप केस है बंगाल में, वो कौन करता है? तृणमूल का लीडर ही तो करते हैं। हम संदेश खाली देखते हैं तो तृणमूल का लीडर है ना। सभी लोग बीरभूम के जो तृणमूल का लीडर है अनुब्रत मंडल, वो के थाना के आईसी के वाइफ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो ये तृणमूल का लीडर एक तरफ तो देते हैं लक्ष्मी भंडार और लक्ष्मी जी को ही माने महिला को कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। बात सही, पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है महिलाओं की सुरक्षा और मान सम्मान। देखिए, संदेश खाली तो दूर चला गया, नॉर्थ 24 परगना शायद, और अपन इस वक्त इस वाली बेल्ट में आ गए हैं मुर्शिदाबाद वगैरह में। यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है? यहाँ पे क्या उधर से दूसरी प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है? क्योंकि जब संदेश खाली का भी प्रकरण हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो जो ममता बनर्जी के छुटभैये नेता है ना, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, दीदी को तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। दीदी ही तो स्टेटमेंट दिया है ना रेप केस में, जे हमारे शरीर में
जड़ जला है तो बंगाल में वो रेप केस छोटा घटना है। ममता बनर्जी के लिए एक रेप होता है तो वो छोटा घटना है, ये स्टेटमेंट देती है ना ममता बनर्जी ने। कोई बंगाल में कोई रेप होता है ना, ये क्या क्या बात है? ममता बनर्जी कुछ नहीं जानता है। आप अभया कांड देखिए, अभया कांड जो है कॉलेज की लॉ कॉलेज में जो छात्री का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं ममता बनर्जी। वो औरत होके औरत के नाम पे धब्बा है ममता बनर्जी, सब कुछ जानते हो, वही तो कर रहा है। महिलाओं के लिए इस बार बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो सेफ्टी रहने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों में, चाहे मैडम आप लोग भी आ जाते हैं इस तरफ, चाहे हमने आरजी कर देखा हो, चाहे संदेश खाली देखा हो, चाहे कस्बा लॉ कॉलेज देखा हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मतलब कि इस बार का इलेक्शन का पॉइंट रहने वाला है। देखिए ममता बनर्जी एक रेप केस में, आई थिंक कस्बा लॉ कॉलेज या कोई भी रेप केस में, मुझे याद नहीं है, वो स्टेटमेंट दिया था जे रात को मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया जे महिला को इस टाइम के बाद नहीं निकलना चाहिए घर से। ये कौन से बात है भाई? ये कौन से बंगाल में है? क्या तालिबानी शासन दे रहा है ममता दीदी ने? आपसे ही बोल रहे हैं, ममता दीदी है कौन जे महिला लोगों के सेफ्टी तो नहीं दे सकते हैं, मगर बोल रहे हैं इतने बजे रात को नहीं निकलना चाहिए। वो देखा ना, हाँ 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। ये तालिबानी शासन हम लोगों का, जो ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर ये महिला के लिए एक बाउंड्री सिस्टम खड़ा करे, ये क्यों है भाई? ये क्यों है? कौन सा सिस्टम है? अपने आप में बड़ा विचित्र लगता है कि जो ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए उस वक्त के सीएम से मिल जाती हैं और उन्हें राइटर्स बिल्डिंग से बड़े बेइज्जत करके बाहर निकाला जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर नजर आती है। समय कितना बलवान है, कितनी जल्दी करवट लेता है, ये समझिए कि जब वो सत्ता में आती हैं और जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो उनके बयान आते हैं कि मामला छोटा सा होता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, तो महिलाओं को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी बड़ी घटनाओं में टीएमसी के कार्यकर्ता ही इन्वॉल्व रहते हैं और लोग हैं। दीदी आपका नाम? विनीता राय, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप तो एडवोकेट हमको मिल गई। क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बंगाल में आपके? सबसे पहले तो ये बताइए, जिस जगह पे हम हैं बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, वहाँ क्या सिचुएशन है? बहुत ख़राब सिचुएशन है। हमारी तो चीफ मिनिस्टर बोल ही दी है कि 7 बजे के बाद कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी। बहुत ही ख़राब स्थिति है। जब बच्चे, हमारे बच्चे, मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि ठीक से आएंगे क्या नहीं। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, बहुत ख़राब है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो इलेक्शन में इम्पैक्ट करने वाली हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, वो जो भाता जो दे रहा है युवक को, वो 1,500, और लक्ष्मी भंडार जो लक्ष्मी भंडार वो जो दे रही है महिलाओं को 1,500 करके, और शायद एसटी ओबीसी को शायद 1,700 करके। तो ये सब नहीं टिकने वाला है, क्योंकि महिला, देखिए सड़क की स्थिति, देखिए सड़क की स्थिति, वो बैंडेज कर रहा है सड़क। आप जाके देखिए कि इतनी खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति। अभी सामने ही मैं दिखा रही हूँ, वो बैंडेज कर कर के सड़क को ठीक कर रहा है। मतलब सर कोई काम नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट तो एकदम जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है। कल मैं जब गई कि उसने कैंप बनवाया है, क्योंकि बोला गया है कि ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है युवक का, वो 1,500। तो मैं जब गई तो मैं देखी कि इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। तो मैं बोली ममता बनर्जी आप देखिए कि कितना बेरोजगार है वो 1,500 के लिए। लेकिन मैं अलग से उस युवक से पूछी कि देख, ये जो आप जा रहे हैं पैसे लेने के लिए, तो वोट किसको देंगे? मैं पूछी, मैं जनरल में पूछी तो बोले इनको तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तो सर्विस नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा परिযায়ী श्रमिक हमारे मुर्शिदाबाद से ही बाहर में है। तो हमें काम चाहिए, हमें शिल्प चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, हम लोगों को भाता नहीं चाहिए। अरे मुर्शिदाबाद में तो कई विधानसभाएं आती हैं, आप किस विधानसभा से? मैं कांदी विधानसभा से हूँ। क्या मुद्दे रहने वाले कांदी के? देखिए, कांदी में जैसे मास्टर प्लान जो प्रति बार इसकी वो यहाँ के जो विधायक हैं वो हर बार उठाते हैं। उसके बाद हमारे जो अधीर रंजन चौधरी थे एमपी, उसी टाइम से 2008 से ही बोले थे कि गंगा जल, कांदीवासी को गंगा जल पिलाएंगे,
क्योंकि वहाँ चौप और बैगनी बहुत होता है। हाँ जी, तो गंगा जल पिलाएंगे। लेकिन आज 2026 हो गया, गंगा जल नहीं मिला। पाइप तो वैसा ही कितनी बार चोरी हुआ है, हम लोग के देखे हैं, पकड़ाया भी है चोर, जंग लग गया है, लेकिन गंगा जल का काम नहीं हुआ है। जी नहीं, फिर से सुन रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहा है कि गंगा जल देंगे, लेकिन गंगा जल नहीं मिला। जो हमारे विधायक हैं, अपूर्व सरकार, वो कांग्रेस से थे, वो अधीर रंजन चौधरी के साथ ही थे, वो पार्टी चेंज करके वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तो मैं तो बोलूँगी कि रुपया का ये पीठ और वो पीठ एक ही काम, लेकिन गंगा जल नहीं मिला, काम कुछ भी नहीं हुआ। दीदी आपका नाम? बांग्ला बोलबो। हाँ बांग्ला बोलिए, खुल के बोलिए, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेंगे तो ठीक, बाकी मैं बांग्ला समझ लेता हूँ, अब इतना दिन हो गया मुझे रहे हुए। क्या नाम दीदी? इरालता मंडल। अच्छा, कहाँ से? एक्चुअली मेरा घर হচ্ছে यहाँ से घर কেশবনগর। তো মমতার কারণে মদের বড় হোলসেল বিজনেস ছিল, সেই বিজনেসটা মমতাজি একদম ওটা উঠিয়ে নিয়ে ওনার মানে কর্পোরেট করে অভিষেকের কালো টাকা ঢাকতে ওখানে চলে যায়। আর গভর্নমেন্ট যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমি সব কিছু আবার ব্যাক পাই। तो दीदी जो बताना चाह रही हैं वो हम आपको बता दें कि ये बिजनेस करती थी, इनका परिवार शायद बिजनेस करता था। आप खुद करते थे या फैमिली करती थी? आप खुद करते थे। तो दीदी खुद बिजनेस करती थी। চার ডিস্ট্রিক্টে ওসব মানে 4 ডিস্ট্রিক্টে হোলসেल। 4 डिस्ट्रिक्ट में इनका होलसेल का काम था, इसका गोडाउन वगैरह था। लेकिन जिस टोलाबाजी और कटमनी कल्चर को हम सुनते हैं बंगाल में, बेसिकली जो कम्युनिस्ट मॉडल हुआ करता था कि कम्युनिस्ट मॉडल फंड्स पे, बिजनेस पे, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल रखता था, जिससे ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब टीएमसी आई तो उसने इसी कल्चर को प्रमोट किया, चाहे केंद्र से आने वाला फंड हो, चाहे बिजनेसमैन्स हो, चाहे राज्य का अपना बिजनेस हो, ये सब कुछ पार्टी ही कंट्रोल करती है। इनफैक्ट अगर आपको अपना घर भी बनवाना है तो वो भी पार्टी ही कंट्रोल करेगी। और उसका नुकसान ये है कि एक उद्यमी महिला को अपना रोजगार खोना पड़ा है, अपना व्यापार खोना पड़ा है। और ये एक कहानी है, शायद ऐसी बहुत सारी कहानियां हमको पूरे बंगाल चुनाव के दौरान सुनने को मिलेंगी। और सिर्फ अपना उद्योग बचाने के लिए ये चाह रही हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। तो किसको चाह रही हैं इस बार? तीन है आपके पास विकल्प, कम्युनिस्ट वापस, कांग्रेस या भाजपा? ये चाहिए तो बीजेपी। बीजेपी चाहिए। तो बीजेपी क्यों चाची दीदी? बीजेपी सेंट्रले नरेंद्र मोदी जी আজ হচ্ছে বহুত উন্নতি, আদার স্টেট খুব ডেভেলপ করে, কিন্তু বাংলা তো কোনো ডেভেলপ নেই। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ তো ডেভেলপ নেই, আর নারীকে সুরক্ষা নেই, बिल्कुल नारी की सुरक्षा नहीं। इधर सब जे जमीन गवर्नमेंट जमीन सब बेच दिया, তারপরে পুকুর যে পুকুর সব ভরাট করে বেগ দেওয়া তৃণমূল সরকার। মুসলিম মহিলার আরও অবস্থা খারাপ আছে। ওরা বলছে সব ওদের 4-5 শাদী হচ্ছে, ওদের সব মানে করে দিচ্ছে, ডিভোর্স করে দিচ্ছে। এবার হিন্দু মেয়েদেরকে ক্ষতি করছে। সব মহিলা মোটামুটি কয়েক হাজার মহিলা গোটা রাজ্য সম্মেলন দিয়ে তখন বলছে যে আমরা মহিলারা, হিন্দু মুসলিম মহিলারা সুরক্ষিত, কেউ সুরক্ষা নাই। তো সুরক্ষার জন্য সবাই চায় যে বিজেপি সরকার। सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी की सरकार चाहिए, पहली चीज़ ये बोली इन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि चाहे महिला किसी भी जाति की हो, उनको सुरक्षा, जाति की हो, धर्म की हो, उनको सुरक्षा चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पे जितनी सरकारी ज़मीनें हैं वो सारी बेच दी गई हैं। और अन्य राज्यों में जो बीजेपी का काम उन्हें नज़र आ रहा है उसके अनुसार ये जो है यहाँ पे भाजपा की सरकार चाह रही है। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं। दादा क्या नाम? सनत मंडल। हिंदी थोड़ी थोड़ी? बांग्लाई। बांग्लाई। हाँ, तो दादा ये बताइए, हम लोग जब मुर्शिदाबाद का नाम सुनते हैं कभी भी तो वायलेंस, दंगा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सुनते हैं। क्या ज़मीन पे कैसा माहौल है? ये सब सच्ची खबरें हैं या ममता दीदी जो कहती हैं कि तिल का तार बनाती है मीडिया, बंगाल को बदनाम करती है मीडिया और भाजपा वाले, वो सच्ची खबर है? দাঙ্গা তো একটা সত্যই ঘটনা। এখানে যে তৃণমূল সরকার দিদিমণি আছেন মমতা ব্যানার্জি, তার নেতৃত্বেই পুরো দাঙ্গাটা লাগাচ্ছেন, হিন্দু মুসলমান ইস্যু করছেন, মুসলিমদেরকে খেপিয়ে তুলছেন, এবং যেখানে হিন্দু একটু কম বাস করছে সেখানে মুসলিমদের খেপিয়ে দিয়ে যাতে হিন্দুদেরকে মানে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, যাতে এখানে বাস করতে না পারে, একটা বাংলাদেশ সৃষ্টি করা যায়, সে তৈরি করছে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি, এবং সেটা করা হচ্ছে হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে। क्या नाम बताए दादा आपने? সনত মণ্ডল। सौनत मंडल जी का कहना है कि जो दंगे की खबरें हम और आप सुन रहे हैं वो सच्ची हैं, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ चाह रही हैं कि हिंदुओं को विस्थापित किया जाए
और जो कार्य वो खुद नहीं कर पा रही हैं, उस चीज़ के लिए उन्होंने हुमायूं कबीर को यहाँ पे लगाया हुआ है। हुमायूं कबीर वही है जो कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। दादा एक बात बताइए, फिर सुरक्षा का भाव जो सरकार की जिम्मेदारी है देना, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि पुलिस महकमे के माध्यम से हर एक नागरिक को सुरक्षित करें, तो उसका क्या हाल है? এখানে তৃণমূল সরকারের দ্বারা কিছুই সুরক্ষা পাওয়া যাবে না, পাওয়া যায়নি, আবার যে ভবিষ্যতে পাবো এটা আমরা আশা করি না। এখানে সুস্থভাবে সুরক্ষা পেতে গেলে, নারীদের রাস্তাঘাটে চলতে গেলে, কলেজ স্কুল যেতে গেলে বা চলাফেরা করতে গেলে সমস্ত কাজের জন্য আমাদের বিজেপি সরকার দরকার। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার অবশ্যই দরকার। তৃণমূল যতদিন থাকবে ততদিন বাংলা পিছিয়ে যাবে এবং তত মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং একদিন হয়তো বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে পারে। चाचा का कहना है कि अब बंगाल को परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक टीएमसी यहाँ रहेगी बंगाल पीछे जाता रहेगा और इतना पीछा चला जाएगा कि शायद किसी दिन बांग्लादेश बन जाएगा। पुलिस इनको सुरक्षा देने में नाकाम है। महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाँ, आप लोग बाहर से आए हैं तो आप जानते नहीं हम यहाँ पर रहते हैं कितना तकलीफ में रहते हैं। अगर उस लोग नमाज पढ़ते हैं ना तो हम लोग वहाँ से जा नहीं सकते। अगर हमारा कोई अगर माइक में कोई भगवान का नाम गा रहा है बा हो रहा है ना तो वो आकर बोलते हैं तुम बंद करो, हमारा नमाज हो रहा है, हमारा पहले हमको होने दो, उसके बाद तुम जो करना है करो। हम वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में है, बहुत तकलीफ में है। अगर बीजेपी इस बार नहीं आएगा तो हम जितना मुर्शिदाबाद में बासिंदा है वो घर बाड़ी बेच के माँ बेटी बहन को लेके यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। एक बार तो बांग्लादेश से आए हैं, इस बार यहाँ से जाएंगे कहाँ जाएंगे हम लोगों को मालूम नहीं है। भैया हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस बार चाहे कुछ भी हो बीजेपी सरकार आकर हम लोगों को रक्षा करे। बीजेपी आप लोगों को बचा लेगी ऐसा लगता है आप लोगों को? तो कौन बचाएगा भैया बोलो? टीएमसी का तो दल है, टीएमसी का तो मुस्लिम का एक दल है, आईएसएफ का तो मुस्लिम है, जेयूएस जो किया है वो तो हुमायूं कबीर है, तो और जो कांग्रेस है वो तो आईएसएफ के साथ जोट किया है। तो बोलिए आप बोलिए कौन है जो अकेला लड़ रहा है? अकेला लड़ रहे सिर्फ बीजेपी। उसके बाद जो जोट किया है सब मुस्लिम के साथ जोट किया है। अगर इस बार बीजेपी नहीं आएगा ना तो हम आपको बोल देते हैं हमारा बिजनेस हमारा घर बाड़ी सब छोड़ के हमको भागना पड़ेगा। पृथ्वी का कोई शक्ति हमको बचा नहीं सकते। मुर्शिदाबाद जो है नया कश्मीर बन रहा है, इस चीज़ के ऊपर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो क्या दंगा होता रहता है दादा यहाँ? और एक बात, आप तो कश्मीर देखा है, कश्मीर में तो राष्ट्रपति शासन है, हाँ था, यहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन नहीं है। अगर नहीं होगा, देख हम आपको बात से समझते जब बीजेपी नहीं आया तो कौन बचाएगा हमको? तो राष्ट्रपति शासन करके हमको बचाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है। ये हम लोग जितना है हमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो हमको खुद परिवर्तन होना पड़ेगा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना कहेंगे इस चीज़ को कि चाचा ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाके आज़ादी मिली, उसके बाद संविधान मिला, फिर चुनावी प्रक्रियाएं आई, राजाओं को हमने विस्थापित किया। लेकिन आज अपने लोकतांत्रिक अधिकार की इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार तब बचेंगे जब ये खुद बचेंगे। इसीलिए वो राष्ट्रपति शासन की दरकार कर रहे हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उन्होंने एक बात कही कि 2024 को याद कर लीजिए, हुमायूं कबीर ने ये कह दिया था कि यहाँ मुसलमान 70% है, हिंदू सिर्फ 30% है और हिंदुओं को मार के गंगा में फेंक दिया जाएगा। और अभी हुमायूं कबीर ने ये बात कही कि ये स्टेटमेंट उसने खुद नहीं कही थी, दरअसल ममता बनर्जी ने वोटों को मोबिलाइज करने के लिए उनसे कहा ही थी। आज हुमायूं कबीर यहाँ पे कोई नया फ्रंट नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ असंतुष्ट मुस्लिम वोट जो किसी और दल में ना चला जाए उसको अपने लाने की ओर प्रयास कर रहे हैं। तो इनके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और इनके लिए सर्वाइवल
सबसे बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे एक और जन है, उनसे बात करते हैं। क्या दादा, क्या नाम? सुमन कल्लंदास। थोड़ा आगे आ जाइए दादा। क्या स्थिति है, मतलब कि क्या रेगुलर दंगे होते रहते हैं यहाँ पे? इन दोनों सज्जनों से बात करके तो हमें लगा कि बड़ा भयनुमा माहौल है। देखिए, बंगाल में अभी जो चल रहा है वो नजरुल इस्लाम के हुजूक राजनीति है ना, हुजूक राजनीति चल रहा है। अभी किसी को पैसा देके खरीदने का जो प्रयास अभी बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर कर रहा है, ये हुजूक राजनीति। क्योंकि यहाँ पे बेकार को कोई कर्म संस्थान कुछ नहीं है। कोई आदमी गवर्नमेंट को कोई सप्लाई कर रहा है तो उसका पेमेंट भी ठीक से नहीं हो रहा है। और जो चल रहा है अभी किसी इनकम को बारे में, कोई रोजी रोजगार को बारे में सरकार नहीं सोच रहा है। और एक बात भी देखा जाएगा तो दिन के दिन दिखा रहा है कि महिला को जो सुरक्षित वो भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी इधर दंगा छोटा बड़ा बहुत सारा दंगा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के एक ही मुद्दा है कि जो नेता लोग हमारा इधर है वो एडुकेशन के बारे में नहीं सोचता है, उसका एडुकेशन भी नहीं है। क्योंकि अच्छा राजनीति करने के लिए और देश चलाने के लिए एक शिक्षा का ज़रूरत होता है। वो जो टीएमसी सरकार अभी जो नेता लोग है उसका ये भी नहीं है कि कैसे ये चलाता है, प्रशासन कैसे चलाता है, ये भी इसका मालूम नहीं है। क्योंकि अब देखिए, पहले वामफ्रंट का जो सरकार थे इधर, उसका एडुकेटेड पर्सन कुछ ना कुछ थे। और अभी जो चल रहा है उसका कोई एडुकेटेड कोई आदमी गवर्नमेंट का मंत्री लेवल में कोई नहीं है। दो चार है जो कोई काम का नहीं है। तो सिचुएशन बहुत बुरा है। क्योंकि इधर जो दंगा लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगा लग रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुआ, वो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में जितना सीट मिला वो जमात का मिला। क्यों जमात का मिला? अब अभी मैं बोल सकता हूँ कि कश्मीर का जो परिस्थिति है, अभी तो कश्मीर स्थितिशील है, लेकिन कश्मीर का ज़्यादा परिस्थिति भयंकर है यहाँ का वेस्ट बंगाल का। जमात को बॉर्डर एरिया के पास बहुत सारी सीटें जीतने को मिली हैं, और जैसे इस तरफ की भी जो सीटें हैं जिनके साथ बॉर्डर्स लगते हैं उनके साथ यही सच्चाई है। दादा, एक बात बताइए, माफ़ कीजिएगा, पुलिस मंत्री तो शायद ममता बनर्जी ही है ना? हाँ, आपको मालूम नहीं है, आप बाहर से आए तो यहाँ का परिस्थिति बहुत ख़राब है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो हिंदू लोग हैं ना, उसी को कोई छोटा छोटा अगर कोई दोस्त करते हैं ना, कुछ करते हैं ना, उसको लेके अंदर कर देते हैं। अगर वो वाले जो है ना, हम बोल नहीं सकते आपको में, उसको कुछ नहीं होता। अगर चाहे मर्डर ही कर दे, चाहे किसी का घर लूटे, चाहे किसी का घर जला दे, किसी को उसका सब छाड़ है। चलिए, एक युवा साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम दोस्त आपका? देवकांत राय। यहीं से हैं? हाँ, ये से है, बरहमपुर से। अरे, वो 1500 वाला फार्म भरे नहीं भरे? नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? देखिए, हर सरकार को उचित है युवा को, महिला को प्रोटेक्शन दे, हेल्प करे कैसे, लेकिन कैसे भी हेल्प करे और पैरेलली जॉब भी दे। लेकिन हमारे बंगाल में 15 सालों से कोई नौकरी नहीं। हम युवा लोग क्या करें, कहाँ जाए? हमारी पेरेंट्स है, हमारी फादर एक मजदूर करते हैं, तो हम क्या करें? हम ग्रेजुएट है, हम पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका लाभ क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है आपने? यस, इंग्लिश में। शिक्षक नियुक्तियां नहीं निकल रही है क्या? टीईटी के एग्जाम्स वगैरह नहीं हो रहे हैं? हाँ, पिछले 15 साल में ममता बनर्जी का जो सरकार है, टीचर की एग्जाम को धजिया उड़ा दिए हैं, धजिया उड़ा दी है, धजिया। टोटल वैकेंसी जो थी, एक बार एग्जाम हुआ था, लेकिन उस एग्जाम पे टोटल जो लिस्ट थे वो फर्जी था, करप्टेड था। 26,000 जॉब कैंसल्ड। हाई कोर्ट ने बोला कि 26,000 जॉब कैंसल्ड क्योंकि सभी लोगों ने हाशमनी लिया था, ब्राइब लिया था, इसीलिए। अब सोचिए, तो हम युवा लोग भारत के जो एक बैकबोन है, स्टेट का एक बैकबोन है, अगर हम लोग पिछड़ गया, बैकवर्ड रहा, तो कौन जाएगी आगे?
एसएससी कांड भी देखा ना। एसएससी में तो सबका नकली चला गया है ना। जो लोग काम कर रहे थे उसका भी नकली चला गया। उसको बाद भी एक प्रोजेक्ट लिया कि एसएससी होगा, लेकिन वो भी तो से अथाह जल में ही है ना। वैकेंसीज नहीं निकल रही है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल नहीं। और एक बात, स्टेट का जो हाईएस्ट एग्जाम होता है स्टेट सिविल सर्विस, उसमें भी है करप्शन। क्योंकि 17 का जो एग्जाम हुआ था हमारी स्टेट से, वहाँ पर जो एक ऑफिसर थी बीडीओ, हाईएस्ट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, वो प्रीलिम्स पे 0 बट वो ऑफिसर अब ब्लॉक में है, जॉब कर रही है। कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से? 0। एक स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम, छोड़ दीजिए टीचर भर्ती, छोड़ दीजिए हेल्थ रिक्रूटमेंट, लेकिन एक स्टेट की जो अमला तंत्र है, उस अमला तंत्र के एग्जाम पर धज्जियां उड़ा दी है। या हमने सुना है ये जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे प्याज बहुत ज़्यादा होता है, जूट वगैरह का भी यहाँ पे ये जूट बेल्ट है, तो इसको लेकर सरकार काम नहीं कर रही क्या? मिल्स वगैरह की क्या हालत है वहाँ पे? चलिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जब सरकारी नौकरी ना मिल रही हो तो युवा प्राइवेट की तरफ भी तो जा सकता है, इंडस्ट्रीज में भी तो नौकरी कर सकता है। आज के दौर में सिर्फ सरकारी विकल्प थोड़ा ना है। देखिए एक बात, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, सब युवा के लिए गवर्नमेंट जॉब देना मुश्किल है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब पैरेलली होना चाहिए। लेकिन हमारी बंगाल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, हार्डवेयर सेक्टर टोटल बंद हो गया है, टोटल बंद। हमारी इस जिला में जो हरियाली खेत है, एग्रीकल्चर है, जगह देखिए ना, किसान मजदूर वो सभी लोग मर चुका है, मरने के लिए तैयार है। तो हम कहाँ पर जाए? वोकेशनल ट्रेनिंग बंद है, ITI ट्रेनिंग बंद है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां है, रेल की, SSC की, वो चल रही है, लेकिन स्टेट की पूरी बंद है। बट ममता बनर्जी युवा को 1500 की एक ललचने वाला जो एक मानी होता है ना, इससे वोट करवाने देंगे। लेकिन हम युवा लोग नौकरी चाहते हैं, एक सम्मानजनक नौकरी। हमारी 15 ईयर्स से कोई इंडस्ट्री भी यहाँ पे नहीं है। एक ही इंडस्ट्री में हर मुर्शिदाबाद में अभी काम कर रहा है कि टोटो, जो वो 3 व्हील्स का जो काम, टोटो चल रहा है, वही ज़्यादा से ज़्यादा टोटो चल रहा है और कुछ नहीं है। और आप जाके पूछिए कि टोटो वाला जो टोटो चला रहा है वो ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसा तो कैसे काम होगा? ये देखिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में, तो अभी इसका नौकरी नहीं मिला। क्यों मिलेगा? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई काम देगा हम लोगों को। यहाँ पे बीटी मिल हुआ करता था एक, क्या हालत है उसकी? बीटी मिल पूरा बंद है। कब बंद हुआ? बहुत से पहले। और ममता बनर्जी एक बार प्रॉमिस किया था जो कि मुर्शिदाबाद में जो बीटी मिल है उसको चालू करेंगे और बहुत युवा, बहुत नारी उसमें जाएगा। लेकिन बीटी मिल आप एक मृत्यु पूरी हो गया है। अच्छा, बेलडागा में शुगर मिल भी हुआ करती थी, उसका क्या हाल है? शुगर मिल तो एक सपना है इस गवर्नमेंट के अंदर, और सपना सपना ही रहेगा। जूट मिल भी हुआ करती थी यहाँ पे, शायद बेलडागा के आसपास ही कहीं जूट मिल हुआ करती थी। काशिम बाजार, काशिम बाजार में जूट मिल हुआ करती, उसका क्या हाल है दादा? कासिम बाजार जूट मिल बंद है। यहाँ पर MLA जो है, MPs जो है, कोई भी एक बार भी पार्लियामेंट में, असेंबली पे कोई भी मुर्शिदाबाद के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। कोई नया शिल्प तो नहीं आया है, पुराने भी सारे शिल्प बंद ही है। और अभी जो चल रहा है ये प्रमोटिंग का काम चल रहा है ज़्यादा। प्रमोटिंग का काम इतना सारा चल रहा है मुर्शिदाबाद में, देखा जाएगा तो बहरमपुर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो गली में वो एक टुक टुक नहीं घुस सकते, वहाँ पे प्रमोटिंग में एक फ्लैट हो रहा है जहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं जाएगा, एम्बुलेंस नहीं जाएगा। ऐसे जगह पे 6 तला और 7 तला का फ्लैट बिल्डिंग बना रहा है। बिल्डिंग बन रहा है। दादा एक बात बताइए, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी मुर्शिदाबाद में, आप चूंकि स्टूडेंट हैं और आगे हम वो सारी कहानियाँ अपनी जनता को दिखाने भी वाले हैं,
मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी जिसका नाम अभी अभी बदला था, महाराजा कृष्णनाथ यूनिवर्सिटी, तो वो बना नहीं बना? देखिए कॉलेज है, हाँ नाम भी है, लेकिन उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैकल्टीज, जो डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है। हाँ फैकल्टीज है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युवा लोग सोच चुके हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर अगर आप यूजी करोगे, पीजी करोगे, बीएड करोगे, क्या फ़ायदा है? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम तो बंद है, तो आपको पीजी कर क्या लाभ है यहाँ पर? आप अगर टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बीएड करेंगे या शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि पार्थो चटर्जी एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे जहां वो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न को ही बदल के रख देंगे। उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ 50 करोड़ नकदी पाई जाएगी। ये नकदी कहाँ से आई है? ये आई है उन लोगों के वहाँ से जिन्होंने उस एग्ज़ाम को ब्राइब करके खरीदने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 26 के 26,000 लोग ही करप्शन के थ्रू सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन इस करप्शन ने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया कि 26,000 लोगों की नौकरी गई। और एक युवा हमसे ये कह के गया कि फैकल्टी है लेकिन बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्यों पढ़ेंगे जब टीईटी की परीक्षाएं ही नहीं होंगी और एसएससी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम करवाएगा वो ही करप्शन में लिप्त हो जाएंगे। दीदी ने हमको बताया कि उनका अपना उद्योग था, यहाँ से वो 4 जिलों में सामान पहुँचाती थी, लेकिन वो बंद हो गया क्योंकि सिस्टम ने सारा व्यापार अपने हाथ में रख लिया है। फिलहाल यही सोनार बंगाल की कहानी है जहाँ की बुरी स्थिति आप देख रहे हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों के सर्वाइवल पे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।